वहाँ की लोकेशन और अपनी लोकेशन बहुत फर्क है, उनका बहुत क्लियर आता है, आप सड़क को गाड़ी का नंबर देख सकते हो, इंडिया में तो क्लियर नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है? अब एक कल लिस्ट दिखाई थी ना आपको यूपीएससी एग्जाम की, सब्जेक्ट क्या क्या, तो उसमें था इंटरनल सिक्योरिटी, डिजिटल डाटा, सोवरेनिटी, एक लिस्ट बनाई है जो सब्जेक्ट है। इंडिया का ये है क्लियरिटी, गूगल मैप की इतनी क्लियरिटी है बस, जूम करो तो फोटो फट जाएगी। ये पूरी दिल्ली की है। इसके बियॉन्ड अगर आप चलो वेस्ट में, वो जीपीएस अमेरिका का सेटेलाइट है, भारत का सेटेलाइट का क्या नाम है जो भारत का सेटेलाइट है? बताया था, जो भारत पे अपने एक सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो फोन में अब जीपीएस में वो आने लग गया, कौन से है? बिना फोन में जीपीएस नहीं आएगा, आएगा ना भी, ना भी भारत का सेटेलाइट है, भारत सरकार ने बनाया है। जीपीएस को रिप्लेस करके। हाँ, जीपीएस अमेरिका का है, अमेरिका हम यूज़ नहीं करें, भारत में खुद का आएगा ना भी, नए फ़ोन में कुछ अपडेट भी आएगा वर्जन में, तो ना भी आएगा करेगा, ना भी कहता नहीं उससे कुछ नाम। ना भी ये ना भी नेविगेशन इंडियन, ये आ रहा है अभी फ़ोन में, ये आना शुरू हो जाएगा। और देखो ये अमेरिका की गली है, ये इस ने बनाया फ़ोन में, ये आना शुरू हो जाएगा, वो नहीं आएगा। और देखो अमेरिका की गलियाँ कितनी साफ दिख रही है मैप में। हाँ, गाड़ियाँ भी दिख रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब अमेरिका में लाइव ट्रैकिंग होती है गाड़ियों की। देखो लाइव ट्रैकिंग घूम सकते हो आप अमेरिका सड़कों पर। ये ना सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया इसको परमिशन नहीं देता, बाकी देशों में देखो क्लाउड है, इसी लाइव ट्रैकिंग करना, लाइव। इसको अमेरिका घूमना, वो देख लो गूगल जीपीएस में। बात करना भी करा फ़ोन में, वो जीपीएस बंद हो जाएगा कुछ टाइम में।
इस रीजन क्या है, 1999 के अंदर एक कारगिल युद्ध हुआ था, तो उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी जीपीएस से भी, वहाँ पे कहाँ का पाकिस्तान के सैनिक है बता दो, अमेरिका बताया नहीं। तो तब से मैंने बनाना शुरू कर दिया। अभी आर्मी के लिए ही बना दिया भारत से, अब आम लोगों के लिए बना रही है, बन गया लगभग कुछ फोन में शुरू हो गया। हम्म। बिल्कुल अजीत, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस कर लो, फिर तो आज अमेरिका घुमा के लाता हूँ, ये भी बिठा के चश्मा लगा के दिखा देना। पता है 3D चश्मा। ये देखो उपग्रह परीक्षण, आपको पता है भारत से बहुत सारे इसरो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है, लोगों के 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भेजता है अंतरिक्ष में, बहुत देशों को भेजता है, उससे इसने इतने रुपये कमा लिए, लगभग 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमा लिए। तो भारत के पास जो PSLV है ना, PSLV एक लॉन्च व्हीकल होता है, LV, इसमें रॉकेट को रख के भेजते हैं वहाँ अंतरिक्ष में। तो ये बहुत सस्ता है, भारत 5 रुपये किलोमीटर के लेता है अंतरिक्ष भेजने के। तो अमेरिका की सैटेलाइट भेजता है, बहुत देशों के सैटेलाइट भेजते हैं, हमने अमेरिका के 105 सैटेलाइट भेजे थे, क्योंकि भारत का सैटेलाइट सिस्टम बहुत बड़ी सस्ता है। बहुत देशों को भेजता है। लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसरो क्रॉस 50 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट लॉन्च, PSLV से भेजता है, PSLV GSLV, पता नहीं इनके इनके बारे में। हाँ सर। जर्मनी के भेज दिए लॉन्च, PSLV से भेजे था। ये हर देश के भेजता है, भेजता रहता है इसरो। तो US ने भेजे हैं। तो भारत का सैटेलाइट सिस्टम बहुत सस्ता है, बहुत ईजी है। तो मैंने बताया था यूरेनियम, यूरेनियम क्या काम आता है, कोई बताएगा? यूरेनियम क्या काम आता है, कौन सा यूरेनियम अच्छा होता है? हाँ बताओ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और वो तो सेकेंडरी ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यूरेनियम का? एक मिनट सोचो मैं। बताओ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? परमाणु बम बनाने में। हाँ, परमाणु बम बनाने में काम आता है, फर्स्ट काम परमाणु बम बनाने हाँ। में काम आता है। ठीक है। और एक क्वालिटी होती है यूरेनियम यूरेनियम की। 238। यूरेनियम दो सौ दो अड़तीस दो सौ पैंतीस, 238, 235 बढ़िया होते हैं। अच्छा। जी सर। हाँ, यूरेनियम 235 बढ़िया होता है, 238 काम का नहीं होता है। वेरी गुड प्रियंका। इसका आगे योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें से जितना खर्च करती है ना, उसका 85% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है। बजट लो 100 रुपये हो, इसमें 10 रुपये सिर्फ एडेड पे खर्च करिए सरकार, ये राजस्व में कोई बात हुई थी इसकी।
एडिटोरियल पढ़ा करो, ये बहुत सही लिखते हैं बंदे। और ये तो यूनिवर्सिटी है क्रिसल, उसमें शास्त्री है, वो गिर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। देखो ये बंदा क्या कह रहा है, ये ना एक वैश्विक ना युद्ध ऐसे नहीं होंगे अब। फिफ्थ जनरेशन वॉर्स आ रहा है दुनिया में, फिफ्थ जनरेशन वॉर आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन वॉर में क्या है, जैसे चाइना ने किसी एनजीओ को फंडिंग दे दी, भारतीय एनजीओ को, उसको बोला कि आप डेवलपमेंट मत होने दो, उसको रोक दो आप। तो फिर ऐसा बोल रहा है, अब एक दूसरे देशों के लोगों को खरीद खरीद के उनसे काम करवा रहे हैं। जैसे कहा कि खिलाफ कुछ करो, सरकार को रोड बना के उसके खिलाफ धरना दे दो, और करो। जैसे कहा कि पुलिस को डेवलपमेंट मत होने दो। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है। और फोर्थ जनरेशन वॉर है साइबर क्राइम, साइबर हमले भी, एक दूसरे दूसरे से साइबर हमले करो, साइबर अटैक करो। अभी चाइना ने कन्याकुमारी में एक परमाणु प्लांट है, उस पर हमला कर दिया। अटैक मतलब हमला वैसे नहीं किया उसको, उस पर साइबर अटैक कर दिया, सारी उसकी डिटेल थी वो डिलीट कर दी, हटा दी। तो साइबर अटैक हो रहे हैं। अब वैसे वन टू वन युद्ध नहीं होने, फिफ्थ जनरेशन वॉर पर पहुंच गई दुनिया, फिफ्थ जनरेशन से। गोली वाला तो युद्ध है ही नहीं। देखो बेस पॉइंट किसको बोलते हैं पता है आपको, बेस पॉइंट? हाँ सर। बताओ। जैसे अगर 100% से 110% हो गई तो 10% जो बड़ा है वो बेस पॉइंट होगा। क्या बड़ा है? क्या बड़ा है? हम्म। रेट, कोई भी रेट। नहीं, ये रेपो रेट के लिए है। हाँ, रेपो रेट। रेपो रेट पहले 2% थी, अभी 2 से बढ़ के 2.5 हो गई। तो उसको बोलेंगे 2.5 बेस पॉइंट बढ़ गई रेपो रेट। अभी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थोड़े दिनों में, हर 2 महीने बाद आती है, तो वो फिर रेपो रेट बढ़ा देंगे। पीएलआई स्कीम क्या थी? प्रोडक्ट लाइन इंसेंटिव्स। हम्म। जो गवर्नमेंट कंपनीज को पैसा देती है, जैसे कोविड में दिया था दवाइयाँ हम्म। बनाने के लिए, हम्म। उस तरह से। उसमें पता लग गया ना कॉमनवेल्थ गेम किस देशों के बीच में होते हैं।
वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड एक दलदल एरिया होता है जहाँ पे बाहर से आके पक्षी रहते हैं। अच्छा, और इस क्या क्यों है ये? और ये पोलैंड भी है। हाँ। इसको राम से साइड भी कहते हैं, है ना? हम्म। ईरान के राम से शहर शहर में एग्रीमेंट हुआ था। वेटलैंड जो तालाब है, जंगल जमीन, वहाँ पे जो जानवर रहते हैं, पक्षी आके रहते हैं, उनको बचाने के लिए। हम्म। तो भारत में भी 1949 वेटलैंड थे। लास्ट में उत्तर प्रदेश और गुजरात का जोड़ा था, अभी 5 और जुड़ेंगे, 5 और पढ़ने पड़ेंगे। हम्म। अर्जेंटीना से ग्रीन ट्रिब्यूनल, पेड़ पौधे कोई प्रदूषण करता है तो उस पर ये मैं केयर करती है उसको। अब ना एक हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, जैसे क्या है, इकोनॉमिक्स है, मॉर्निंग में ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री शाम को। एक हिस्ट्री पढ़ पढ़ के ना अजीब हो गया सिस्टम आपका भी। वो 10th चैप्टर शुरू हो रखा है, उसको हमको कराओ पूरा कर लेंगे। शाम को। हम्म। अब एक करके कोई या तो जीत लिख दो, सुन लिख दो आप, या बोल दो। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी, इन ये चार क्या है, किसी को बताना। इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, कहते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएलआर। क्या चीज़ इकोनॉमिक्स में ये तो बेस्ट पॉइंट है इसके साथ ही। जीडीपी तो है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम्म। जो कंट्री में प्रोड्यूस होती है एक हम्म। गिवन पीरियड के लिए, मतलब जैसे पूरे साल के लिए। हम्म। एक समय जितनी वस्तु चीज़ें बनेगी, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उनकी हम्म। टोटल अमाउंट को जीडीपी बोलेंगे, है ना? हाँ। वो सिर्फ इंडिया के अंदर होनी चाहिए, इंडिया की बाउंड्री के अंदर, ये भारत किसी वासी एक नहीं। कंट्री। हम्म। और एनडीपी, जीडीपी से डिप्रिशिएशन लेस करके। हम्म, जीडीपी से खर्चे घटा देंगे तो एनडीपी आ जाएगी। और एनएनपी, इससे पहले जीएनपी आता है। थोड़ा तो ये वो होते हैं कि जो इंडिया के बाहर में काम किया जाता है वहाँ का प्रॉपर देखते हैं। क्या कह रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो, क्या कह रहे हो?
हेलो, क्या बात है? हेलो, हाँ सुनो, थोड़ा जोर से बोलो। यस, यू कैन डू इट। अच्छा, ऑटो में हो गया। बट एंड वाई यू आर नॉट। आपकी आवाज़ आ रही है, पीछे वालों की ज़्यादा आ रही है, आपकी तो स्लो आ रही है। आ रही है, बोलो बोलो, सुन जाएगा। मैं तो उसे शेलर सर शेलर एक जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो भी कंपनी है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, नेशनल कंपनी होनी चाहिए। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भारतीय कंपनी है ना, जो स्टार्ट होगी, चाहे वो अमेरिका में पैसे कमाए या भारत में कमाए, उसकी टोटल वैल्यू आएगी जीएनपी में। इसमें इंडिया के अंदर मान लो कोई एप्पल कंपनी है, उसको काउंट नहीं करेंगे उसके अमाउंट, सिर्फ नेशनल कंपनी काउंट करेंगे, तो नेशनल भारत की हो, फिर खर्चे घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें मैंने एक चीज़ नहीं बताई, इन सब का डाटा कौन बनाता है, कैसे पता लगता है बाकी जीडीपी कितनी होगी, क्या होगी है। इसको देखता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एसटीओ देखते हैं इसको, सॉरी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ये देखता है। इसका काम है डाटा बनाना, भी कितना जीडीपी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, इसको एससीओ काउंट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बताता है जीडीपी के बारे में सारा डिटेल, ठीक है। और ये कहाँ से डाटा उठाते हैं, ये देखते हैं रिटर्न कितने लोगों ने भरी है, ये जितने लोग आईटीआर भरते हैं ना, ये जीएसटी से कलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा बनाता है। इंडिया में लगभग 4% लोग आईटीआर भरते हैं, आईटीआर, तो उतना ही डाटा कलेक्ट होता है हमारे पास। और अमेरिका में इसका कंपेरिजन देखो तो अमेरिका में 97% लोग रिटर्न भरते हैं, तो उनका जीडीपी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में, इंडिया में कोई रेडी वाला है, जूस वाला है, वो रिटर्न भरते ही नहीं, हालांकि कमा बहुत रहे हैं पैसे वो लोग, उनका काउंट नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ जो रिटर्न भरते हैं उनके डाटा से ये जीडीपी काउंट होती है, इसलिए सरकार चाहती है ज़्यादा लोग रिटर्न भरें, ठीक है। अगर खाली रिटर्न भरते तो ही पता लग जाता है जीएसटी कितनी आ रही है, तो जीडीपी कितनी बढ़ रही है। लेकिन सीएस तो काउंट करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये डाटा कहाँ से लेता है, सिर्फ रिटर्न का डाटा लेता है, इसके पास कोई और नहीं होता, भी सर्वे करा दिया और करा दी कितने लोग रिटर्न भरी, कितनी वैल्यू आई टोटल, इतनी इनकम हो रही है, इसको कैलकुलेशन कर लो, बस इतनी जीडीपी बढ़ गई। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। कैसे डिफाइन करोगे इसको। बोलो बोलो। और 2021 महंगाई दर में भी बढ़ जाता है। क्या क्या चीज़ें, बोलो बोलो, हेलो। इन्फ्लेशन तो उससे भी डिपेंड करता है ना, रेपो रेट पे, रेपो रेट बढ़ता है तो हाँ महंगाई दर भी बढ़ जाता है। हाँ,
दो तरह की इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, एक तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये बंदा एक मैन्युफैक्चरिंग है, ये फैक्ट्री है, सामान बनाता है, और एक कस्टमर है, बीच में मीडिएटर है, ट्रेडर है, जैसे शॉप आते हैं ना, जैसे किराने की शॉप होगी वो है। ये फैक्ट्री मैगी के पैकेट बनाती है, मैगी का पैकेट बनाती है फैक्ट्री, मैगी का पैकेट, और ये आप कंज्यूमर हो। तो इसने इसको बेचा, पहले ये खरीदेगा, अब इसने इसको 100 रुपये का बेचा, और ये बेचा 2021 में 100 रुपये बेचा, पर अब महंगाई बढ़ गई, तो उसने ये प्रोडक्ट 110 रुपये बेच दिया। तो क्या 10% महंगाई बढ़ गई। ये कौन सी बढ़ी है? होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ी है ये खुदरा महंगाई बढ़ी है 10%। अब इस शॉपकीपर से आप खरीदोगे सामान, आपने इससे मैगी पैकेट खरीदा ये 115 रुपये का, रेगुलर खरीदते हो 115 रुपये का, पर अब इसने आपको इसने 120 रुपये का बेचा है, तो 5 रुपये डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब 5%, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी परसेंट महंगाई बढ़ेगी देख लेना, उतनी परसेंट महंगाई बढ़ेगी। ये वो बढ़ी है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो महंगाई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये न्यूज़ में आती है खुदरा महंगाई दर, और ये तो लास्ट ईयर से इस ईयर कितना बस चीज़ का रेट बढ़ा है, उस दिन से लास्ट ईयर से इस साल, उसका डिफरेंस आता है इन्फ्लेशन में। ठीक है, तो सरकार कहती है इतने परसेंट महंगाई बढ़ेगी, इतने परसेंट बढ़ेगी। सरकार क्या करती है, कुछ लिस्ट बना रखी है, 22 प्रोडक्ट की लिस्ट बना रखी है सरकार ने, इसमें दूध, दाल, आटा, गेहूँ, ये चीज़ें हैं। इन सबका रेट देखते हुए लास्ट ईयर क्या था, अब क्या है, फिर उनका एवरेज निकालते हुए कितना रेट बढ़ गया, फिर परसेंट में देते हुए इतनी महंगाई बढ़ गई। 22 प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट है उसमें। इन्फ्लेशन आपको WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों ही पता हो थोड़ा। अब पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय, बताओ। बोलो बोलो, पर कैपिटा इनकम क्या है? पूरे साल की इनकम उसकी पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं। इनकम टोटल इनकम फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन, अबाउट टोटल। टोटल पॉपुलेशन। हाँ हाँ, भारत ने 100 रुपये कमाए और 10 बंदे हैं, तो पर कैपिटल प्रति एक आदमी एवरेज आई 10 रुपये इनकम है पर व्यक्ति की, ठीक है। इनकम बोलते हैं कैपिटा इनकम, कैपिटल इनकम नहीं बोलते, कैपिटा, CPIT, कैपिटा इनकम। टोटल बंदे कितने हैं उनको डिवाइड कर दिया तो पर कैपिटा इनकम आ गई। रिपोर्ट क्या होती है अभी? रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट बताओ। जिस जिस रेट से RBI बोलो बोलो। पैसे बैंक्स को पैसे देता है अच्छा। शॉर्ट टर्म के लिए उसको। और इसके अलावा रिपोर्ट और ये सही है। रिजर्व बैंक रुपए उधार देता है, ये RBI है, ये SBI है। SBI को पैसे चाहिए तो रिजर्व बैंक उसको उधारी दे देगा पैसे, तो उस पर ब्याज लेगा, 6% ले लिया। अभी क्या चल रहा है, 4 पॉइंट कितना चल रहा है अभी, 85% चल रहा है।
और अभी न्यूज़ में आज में आई है, भी बढ़ने वाली है 35%, ये 35 बेस पॉइंट बढ़ जाएगी, तो 35 बढ़ के ये लगभग 5.30 हो जाएगी, 5.20 हो जाएगी। तो ये जिस शॉर्ट जिस टर्म रेट, के लिए होता है ना? हाँ ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये सिर्फ मोस्टली मान के चलो 2 महीने बाद ही चेंज होती रहती है, 2 या 3 महीने बाद। उसको पैसे उधार देता है ना, तो ये होते हैं रेपो रेट। ये पैसे उधार क्यों देता है रिजर्व बैंक? देखो, रिजर्व बैंक देता था कि लोन ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो। अगर रेपो रेट बढ़ती है ना, रेपो रेट बढ़ती है तो क्या होता है, महंगाई कम होती है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देगा तो लोग लोन कम लेंगे। अब देखो, आरबीआई ने 6% दे दिया, 6% पे लोन दे दिया, रेपो रेट आई है। प्लस उसमें क्या जुड़ता है, प्लस उसमें जो जुड़ता है बैंक का प्रॉफिट, जो एसबीआई का है ना, बैंक प्रॉफिट जोड़ते हैं, बैंक प्रॉफिट। प्लस इसमें जुड़ता है प्रीमियम रिस्क। फिर जो आता है ना, वो होता है कस्टमर इंटरेस्ट। कस्टमर का इंटरेस्ट कितना पे करना है, कस्टमर को इंटरेस्ट, वो आता है कस्टमर इंटरेस्ट। रेपो रेट आरबीआई ने दी है 6%। अब बैंक अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, मेरे को 2 रुपये मेरे को प्रॉफिट लेना है इसमें से। और फिर रिस्क प्रीमियम में क्या मतलब क्या होता है, लोन देते तो बैंक एक रिस्क देखता है, भी किस बंदे को लोन देने में कितना रिस्क है। जैसे मान लो बंदा सैलरी करता है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उस पर रिस्क कम है, भी उसकी नौकरी से पैसे आ जाएंगे जॉब से, उसमें ब्याज कम लगेगा, उसका रिस्क प्रीमियम कम रहेगा, 1% हो सकता है। अगर मान लो कोई बंदा बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस भी डूबा सा हुआ है, तो लोन देना है, तो उसका रिस्क प्रीमियम बढ़ा देगा, 3% कर देंगे। होम लोन पर रिस्क प्रीमियम कम होता है, पर्सनल पर रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होता है। होम लोन में तो प्रॉपर्टी गिरवी होती है, पर्सनल में कुछ गिरवी नहीं होता, तो रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो कस्टमर इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है, बैंक रेपो रेट में बैंक प्रॉफिट प्लस रिस्क प्रीमियम दोनों जोड़ते हैं, ठीक है। बाय रिवर्स रेपो रेट। हाँ, और ये जब बढ़ा देगा ना, ये आरबी रेपो रेट बढ़ा देगा, तो मार्केट से पैसों का सर्कुलेट कम हो जाएगा, बैंक लोन नहीं देंगे, लोग लोन नहीं लेंगे, क्योंकि कस्टमर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कस्टमर लोन नहीं लेंगे तो कोई चीज़ें नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में मंदी आएगी। तो अभी आरबी रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा रहा है ताकि मंदी है देश के अंदर। पर इसको ना एक और बोलते हैं, रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले एक बात बोली थी, आरबी गवर्नर ने, हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग एक गाइडलाइन होती है रिजर्व बैंक की। शशिकांत दास ने कहा था, अभी हम हार्ड लैंडिंग नहीं करेंगे। तो हार्ड लैंडिंग का सिंपल सा मतलब है, अभी इसका कहने का मतलब है, अभी हम रेपो रेट अचानक से नहीं बढ़ा देंगे, अभी खूब सारी बढ़ा दी, स्लो स्लो तरीके से बढ़ाएंगे, ताकि एकदम से इफेक्ट ना पड़े। तो जो कोविड से पहले ना रेपो रेट भारत की 6% थी, कोविड के टाइम 4% थी, तो रिजर्व वापस उसको 6% पे लेके जा रहा है। तो धीरे धीरे रेपो रेट बढ़ती जाएगी, अब कम नहीं होगी, मतलब ब्याज महंगे होंगे आने वाले टाइम में, लोन महंगा ही होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा लोन महंगा कर दिया ना, अगर लोग लोन ही नहीं लेंगे तो जीडीपी भी असर पड़ता है, जीडीपी भी कमज़ोर होती है। लोन नहीं लेंगे तो फिर मैं लोग खरीदेंगे नहीं तो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में से कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। तो जल्दी से नहीं बढ़ाता ये रेपो रेट। फिर उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। क्या था, आरबीआई ने लोन दिया था इसको, आरबीआई ने लोन दिया था बैंक को, एसबीआई को, तो वो रेपो रेट था। अब रिवर्स क्या है, रिजर्व बैंक के पास भी एक पास पैसे फालतू है, तो वो रिजर्व बैंक में जमा करा देगा, या कई बार रिजर्व बैंक को जरूरत होती है तो बैंकों से पैसे उधार ही लेता है, तो वो जमा करा देते हैं बैंक में। उसका ब्याज क्या होगा, मान लो रेपो रेट 6% है ना,
तो इसका ब्याज -0.35% होता है। तो रिवर्स रेपो रेट होगी 5.65, 30 बेस पॉइंट कम होती है। रिवर्स रेपो रेट 30 बेस पॉइंट कम होती है। ठीक है, तो इसमें आरबीआई अपना सरप्लस पैसा मंगवाता है बैंकों से भी, फालतू पैसा हमें दे दो, हम आपको ब्याज दे देंगे। और इसमें आरबीआई पैसे कमाता है बैंकों से पैसे लेकर। प्रियंका बताओ एसएलआर सीएलआर क्या होती है? हेलो प्रियंका बताओ एसएलआर सीएलआर क्या होती है, बताओ। हेलो हाँ सर, मैंने म्यूट करना भूल गई थी। अच्छा कोई ना, बताओ एसएलआर सीएलआर क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर होती है, और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। मतलब क्या होता है इसका, बताओ। इसका मतलब फुल फॉर्म बता दिया आपने, मतलब जैसे बताओ। आरबीआई है ना, आरबीआई के पास जो पैसे होते हैं ना, हम्म, आरबीआई जैसे एनडीटीएल है, जो कि नेट डिमांड एंड टाइम लिमिटेड, उसका 4% होता है, वो तो सीआरआर होता है। और 19.5% एसएलआर होता है। हम्म, शायद ही होता है सर। 4% है। कैश रेशो का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक में जितने एसबीआई बैंक है एक जैसे, वो जितने भी कैश हाँ इकट्ठा करता है लोगों का, उसको उसका 4% रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता है हर डेली। भी आज एसबीआई में 100 रुपये जमा हो गए, तो इसका 4% वो आरबीआई में जमा कराएगा, डेली डेली जमा करना पड़ता है उसको। वो तो सीएलआर कैश रिजर्व रेशो, ये भी 4% चल रहा है। और एसएलआर होता है, इसके अलावा उसको 19% पैसे और जमा कराने पड़ते हैं। ये 4% जमा कराएगा ना, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा बैंक उसको, रिजर्व बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। पर जो ये जमा कराएगा ना, इस पर आरबीआई उसको ब्याज देगा। तो मतलब 23% रुपये रिजर्व बैंक के पास जमा कराने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ 18 पॉइंट कुछ है, ये 18 पॉइंट कुछ परसेंट है। 22% रुपये रिजर्व बैंक में जमा कराने ही पड़ेंगे हर बैंक को। तो इसको बोलते हैं एसएलआर और सीएलआर। देखो सीएलआर है कैश रिजर्व, कैश इसमें सिर्फ 4% कैश का जमा कराना है। और एसएलआर में आप क्या है, कैश भी जमा करा सकते हो, बॉन्ड भी जमा करा दो, सिक्योरिटी जमा करा दो, कुछ भी जमा करा दो, आप गोल्ड जमा करा दो बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास। तो ये दो टर्म है। एक है फॉरेन, क्या होता है फॉरेन रिजर्व, ये क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार। हाँ, फॉरेन रिजर्व क्या होता है? ज्योति बोलो, चुप कैसे हो गई? फॉरेन में जो इंडियन फॉरेन कंट्रीज में जो रिजर्व रखते हैं उसको बोलते हैं। गलत। डेली न्यूज में आ रहा है, डेली डेली आ रहा है न्यूज में, कोई ऐसे दिन न्यूज में ना आए फॉरेन रिजर्व। सुनो अजीत, बताना आप। नहीं 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 नहीं। हम्म। सुनो लिखना इसको, क्या होता है ये? फॉरेन करेंसी जो इंडिया रिजर्व करती है वो वाला फॉरेन रिजर्व होता है। क्यों रिजर्व करते हैं इंडिया? क्योंकि अगर वो महंगा हो जाएगा तो पे ज्यादा करना पड़ेगा। डॉलर अगर महंगा हो गया और हमें सामान खरीदना होगा तो
हमें महंगा मिलेगा फिर, इसलिए हमें रखना पड़ता है। देखो इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कोई सामान खरीदना है, दुनिया से पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है, जर्मनी से गाड़ी खरीदनी है, चाइना से कुछ सामान खरीदना है, रूस से कुछ खरीदना है, तो उसकी ट्रेडिंग सिर्फ डॉलर में ही होगी। अब डॉलर में पैसे दे सकते हो और वो इंडिया करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते, तो फॉरेन रिजर्व जरूरी होता है। ठीक है, फॉरेन रिजर्व मोस्टली हमारे पास डॉलर है, तो विदेशों से ट्रेडिंग के लिए ये फॉरेन रिजर्व जरूरी है हमारे पास। इसके बिना विदेशी लोग सामान नहीं भी देते हमें, इसलिए ज़रूरी है ये। ठीक है, गैर मत रखना होता है। श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व है ही नहीं, उनके पास एक भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। हमारे पास ही नहीं था 1991 में, पर अब है। ठीक है, तो विदेशों के विदेशी करेंसी भारत में रखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। एक ना हॉट मनी एक वर्ड है, इसमें दो इन्वेस्टमेंट आती है, एक तो है एफपीआई, तो एक होती है एफडीआई। इन दोनों मनी को ना हॉट मनी बोलते हैं। और एफपी एफडीआई आप दोनों को पता ही, सबको पता ही है। बताओ एफडीआई एफपीआई के बारे में। एफडीआई एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। हाँ। हम्म। अब कोई दस कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, इंडिया में 10% तक इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, 10% तक, तो उसको बोले एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 10% से नीचे इन्वेस्टमेंट करिए, उस ये 10% इन्वेस्टमेंट करने बस, ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये अपना रुपये कभी भी निकाल सकते, जरूरत है तो तभी निकाल के ले जाओ, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये ग्रेटर देन 10% होता है, 10% से ऊपर की इन्वेस्टमेंट के लिए। निकाल सकते, इसका एक टाइम होता है, अभी 2 साल, ये लॉन्ग टर्म के लिए पेमेंट होती है। एक होता है फिक्स्ड डेफिसिट, ये क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट, हम्म। जब इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। हम्म। देश की इनकम कम हो और खर्चे ज़्यादा हो। भारत का फिक्स्ड डेफिसिट कितना चल रहा है? 6.4। मतलब भारत कमा तो 100 रुपये रहा है, खर्चे कर रहा है 106 रुपये, तो इतना चल रहा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को रोकने के लिए भारत में एक बॉडी है, जैसे अमेरिका, श्रीलंका बर्बाद हो गया क्योंकि उसमें फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़िया था, उसका विदेशी कर्ज बहुत है उनका, 400% है। श्रीलंका पहले टोटल 6 लाख करोड़ रुपये कर्ज है, 6 लाख करोड़ का। और इससे ज़्यादा कर्जा तो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसके ऊपर उससे ज़्यादा कर्ज है। फिजिकल डेफिसिट को रोकने के लिए भाजपा ने एक कम ग्रुप बना रखा है, उसका नाम है फिजिकल, ये फिजिकल डेफिसिट जब भी 6% से ऊपर जाएगा ना, 7 से ऊपर, तो इसको मैनेज करेगा, तो देश में रोक टोक लगानी शुरू हो जाएगी, फॉरेन चीज़ें आनी बंद हो जाएगी और लोन आने बंद हो जाएंगे, विदेशी लोन नहीं मिलेंगे। ये उसको मैनेज करता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसका काम है फिजिकल डेफिसिट को 7% पे रोकना। 7% ऊपर जाते ही ये चीज़ें अलार्म लगा देती है, चीज़ों को रोक लेता है। एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट,
जब हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल हो ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। पर अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो क्या बोलेंगे? ट्रेड डेफिसिट। भी हमारे पास सामान तो ज़्यादा आ रहा है, हम बेच कम रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट है। एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, या ट्रेड सरप्लस। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम करें, बेच, अगर हम विदेश से सामान मंगा ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट, नुकसान है हमें। अगर मंगा ज़्यादा रहे हैं यहाँ पर, सॉरी बेच ज़्यादा रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहा वन साइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें हिस्ट्री में पढ़ाया था आपको, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट। वो था, मैं इंग्लैंड से माल तो भेज रहा था ज़्यादा, मंगवा कम रहा था, वो ट्रेड डेफिसिट था उसके उनके साथ। हाँ सर। हम्म। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड, ये तो टर्म आपको अब तक याद नहीं है सारी, बहुत लेट हो गए। बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, जिसपे कोई भी खरीद सकता है इसको। पता है, एक बात इस करता पे हूँ, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट। इसको ना गवर्नमेंट के कहने पे रिजर्व बैंक इशू करता है, ठीक है? गवर्नमेंट के आरबीआई कहने इशू पे, करता है। हाँ आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के कहने पे। अच्छा। ये सरकार को चाहिए पैसे, आज खूब सा पैसे चाहिए, रोड बनाने के पैसे चाहिए, सरकार को पैसे नहीं है, तो सरकार बैंक को, रिजर्व बैंक को कहेगी भी बॉन्ड इशू कर दो। रिजर्व में मान लो 100 रुपए के 10 बॉन्ड इशू कर दिए, लोग खरीदेंगे बॉन्ड, ये उन पे लिखा होगा भी आपको इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो हर साल वो इतना ब्याज मिलता रहता है उनको, लोगों को। और ये सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं इनको, बॉन्ड ही बोलते हैं। अब आप चाहो तो इनको वापस बैंक में जमा करा के इनको बेच भी सकते हैं बैंक में, ठीक है? और ये सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की, ये कभी भी वापस ले लो आप। और ये रिजर्व बैंक इशू करता है, और ये रिजर्व बैंक इसको बेचता है। ई कुबेर एक प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर, वहाँ से खरीद सकते हो आप इसको, ई कुबेर प्लेटफॉर्म से बॉन्ड को। रिजर्व बैंक का प्लेटफॉर्म है ई कुबेर नाम से, वहाँ से खरीद सकते हो आप। रहता है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? ये नहीं पता। देखो, बॉन्ड अपन ने खरीद लिए, भारतीय लोगों ने खरीद लिए, वो तो है नॉर्मल, वो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं उनको। पर कुछ ना विदेशी लोग भी भारतीय बॉन्ड खरीदते हैं, उनको जो पैसा कमाते हैं ना, उनको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। उनको अपने जैसा ब्याज नहीं मिलता, उनको अलग मिलता है सिस्टम, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। जो फॉरेन के लोग जैसे कमाते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड से जो फॉरेन लोग जैसे पैसे कमाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है? एक मैंने कहा था काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी, क्या मतलब होता है?
काउंटर साइकिल फिशल पॉलिसी, बट क्या है ये? तीनों में से कोई बता दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो। नहीं पता इसका। फिशल काउंटर पॉलिसी से साइकिल। भारत सरकार क्या करती है अगर मंदी से निपटना हो? भारत सरकार को इम्प्लीमेंट जनरेट करना है, मंदी से निपटना, तो कहाँ खर्चे करेगी सरकार? फिशल पॉलिसी को कम करना है घाट, तो क्या सरकार खर्चे करेगी? याद नहीं आ रहा? क्या काम करना है? भारत सरकार को खर्चे कम करने हैं, मतलब फिशल टैक्स कम करना है, लिमिट करनी है, तो कहाँ खर्चे करेगी भारत सरकार? रेवेन्यू जनरेट करने में। हम्म इसका मतलब होता है जब जब किसी देश में मंदी आती है ना, विदेश की इकोनॉमी रुक जाती है, जैसे भारत की भी हर देश रुकी हुई है कोविड के बाद, तो सरकार क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम्म। मतलब होता है सरकार रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, हाईवे, एयरपोर्ट ये बनाती है। अगर इस पे बनाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा लोगों को। और उसके पास कोई होटल खुल गया, कोई कुछ और चीज़ें खुल गई, कोई मॉल खुल गया, कोई दुकानें खुल गई, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उस एरिया में जहाँ से ये रोड रेलवे बनती है। तो इसको बोलते हैं काउंटर साइकिल फिशल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को काउंटर करने के लिए सरकार क्या करती है, तो इससे अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों को रोजगार आता है, लोगों की इनकम होती है, वो खर्चे करें, ज़्यादा खर्चे करें तो इकोनॉमी चलेगी। सरकार खर्चा करेगी तो ही चलते हैं। अगर सरकार मान लो कैश रुपये बांट दे तो वो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सरकार का इस बार का बजट भी भारत सरकार का 10 लाख करोड़ रुपये है सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ताकि फिजिकल पॉलिसी काउंटर कर सके। सरकार खूब रेड रोले बना बना रही है। लोगों को भी रोजगार भी 10 लाख नौकरियां मिलेगी, सरकार दे रही है, उनको पता है नौकरी मिली तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी देंगे तो वो टैक्स भरेंगे, शॉपिंग करेंगे, मार्केट पैसा भी सरकार के पैसे आता है, वो उनके मार्केट से चल जाती है उससे एक बार। काउंटर साइकिल फिशल पॉलिसी ये है। अरे भूल कैसे गई इतनी जल्दी सारी चीज़ें? गति शक्ति, नेशनल पाइप मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, सागरमाला, भारतमाला, ये सब एक ही चीज़ है। क्या मतलब है इसका? बताओ बताओ। ये वो है क्या, जो जैसे कहीं पे रोड बन रही है, हम्म उसके नीचे सीवर पाइपलाइंस जो होती हैं, हम्म। बिजली की पाइप, पानी की पाइप, वो हम्म। वो देखेंगे। कौन देखेंगे? अगर नहीं है तो गवर्नमेंट ही देखेगी, या कोई
इसरो, ISRO मॉनिटर करता है इसको। इसरो क्या चीज़ है? इस फुल फॉर्म तो नहीं पता मेरे को। इंडियन स्पेस रिसर्च सेट ऑर्गेनाइजेशन। सैटेलाइट वगैरह का जो काम वो करते हैं। हम्म, अगर नहीं है तो वहां पे पाइपलाइंस डाल देंगे ताकि ताकि रोड्स को बाद में उखाड़ना ना पड़े। हम्म। और क्या काम है गति शक्ति का, नेशनल इनका क्या और क्या काम है? ये सारे अब एक साथ मिल के एक ही हो गए, पहले अलग अलग थे सारे। बताओ बताओ। रोड हाईवेज यही तो है। हाँ, गति शक्ति नेशनल पहले तो भारतमाला क्या था? इंडिया के अंदर हर बंदरगाह को या पोर्ट को या छोटे गांव को शहर को जोड़ना, आपस में कनेक्टिविटी देनी है रोड से, ये था भारतमाला। सागरमाला था हर पोर्ट को डेवलप करना है, पोर्ट से पोर्ट को डेवलप करना है, रास्ता डेवलप करना है, वो सागरमाला था। नेशनल पाइप मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब क्या था? इन सब जैसे अब ये देखो भी, अब पाइपलाइन रोड बनानी है, रोड बनाने का काम है रोड मंत्रालय का, रेल मंत्रालय का काम है रेलगाड़ी बनाने का, पटरी बनाने का, और जो समुद्री पोर्ट है वो मंत्रालय अलग है। सिखाने का भी सब मिनिस्ट्री को एक कर देंगे, मतलब डिपार्टमेंट को एक करके काम करेंगे। ये नहीं भी ये रोड बना रहा है फिर ये उखाड़ रहा है, ये रेलवे बना रहा है, तो सबको एक पाइपलाइन में डाल देंगे सारे काम को। तो वो कर दिया नेशनल पाइपलाइन। उसके बाद सरकार ने निकाली गति शक्ति योजना। इसमें क्या है, भारतमाला सागरमाला सबको जोड़ दिया, नेशनल पाइपलाइन मिनिस्ट्री को जोड़ दिया। सरकार ने कहा भी अगर कोई भी रेल रोड भी बनेगी तो सारे इकट्ठे बनाएंगे मंत्रालय। ये नहीं अभी बाद में आप कोई गली बना दी तो उसमें सीवर, पहले गली बना दी फिर उखाड़ के सीवर पाइप डाल दी, फिर गली बना दी फिर पानी पाइप डाल दी, ऐसे नहीं। पहले आप एक डिस्कस कर लो। इसको मॉनिटर करेगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे उसका एक हेड ऑफिस हो जाएगा आपके पास, घर के पास जैसे एरिया में हो जाएगा। तो कोई बंदा अगर रोड बनानी है तो पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो बताएगा भैया इसमें हाँ रोड बना रहे हो कि उसमें पानी पाइप सीवरी पाइप डली हुई है तो बना सकते हैं, नहीं तो पहले पानी पाइप डलेगी सीवरी पाइप डलेगी फिर ही रोड बनेगी। तो भी गति शक्ति आया है सरकार का प्लान, इसमें सारों को इसके अंडर में कर दिया। भारतमाला क्या बताया? भारतमाला क्या था, रोड बन रही थी सिर्फ रोड, एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दी रोड को, गांव से कनेक्ट कर दी रोड को, ये चीज़ भारतमाला में थी। भारतमाला में ऐसे रोड बनानी है भारत सरकार को। ऑफिसर कौन सा है, मैं खोज दिया। इसे खूब सारी रोडें बनानी है, अच्छी सड़कें बनानी है बात। और ये देखो, ये सागरमाला, उसमें पोर्ट को जोड़ना है, इसमें लिख रखा भारतमाला, ये सागरमाला है। ये पोर्ट को जोड़ना, बस इतना पोर्ट है भारत में, उनको जोड़ना है। ये गोल्डन गोल्डन कोऑर्डिनेटर है ये। सबके सब साफ है पीछे का। और ये कानून है ना FBRM, ये बनाया था सरकार ने। 3% का कहा था, 3% रखना है पर 7% तक चले जाते हैं इसमें। हेलो। हेलो हेलो। आज इतनी सुस्ती कैसे है इस चीज़ में? पिछले एपिसोड में ना एक चीज़ और नोट कर लो, तो ठीक है, बस 2 मिनट रुको। पिछले एपिसोड में ना एफ सी एफ आर बी एम ने बात बोली है, FBRM ये फिर से इसी पे फॉर्म होगी।
उसने कहा था स्टेट है ना, स्टेट स्टेट है वो फिक्स्ड डेफिसिट को सिर्फ 5% तक रख सकते हैं, 5% से ऊपर नहीं लेके आएंगे, इस लिमिट लगा दी। सेंटर है ये यूनियन है वो 3% से ऊपर नहीं लेके आ सकते इसको, क्योंकि जब तो 6% है इसको 3% पर लेके आना है, तो लिमिट है ये, इसको इससे ऊपर नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये शीट भेज दूंगा एक्सेल वाली, उस टेलीग्राम पे खुल जाएगी, उसमें ओपन हो जाएगी। फिर टर्म पढ़ लो, ये जो लिखवाई है ना आपने लिखी हुई कॉपी, इसको पढ़ लो, कुछ याद नहीं है तो पीछे का इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स कर लेंगे हिस्ट्री का भूल जाओगे, हिस्ट्री की याद करेंगे तो वो भूल जाओगे, तो याद करने आगे से आगे। ठीक है, ठीक है। मिलते हैं शाम को।